everyone. So this video is the second part of the series about how to write a tutorial. So CHS, which is the Center for Historical Studies in JNU, for its master's program, that is MA History program, it follows this tutorial system. To know more about it, to know more about the course, you can watch the previous videos on my channel. In this video, we will be discussing the planning and the writing part of a tutorial. How can you write a good tutorial? How do you organize your ideas? You need to write a strong introduction, body and conclusion. What are the ways in which we can do that? And how can you follow the formal style of academic writing? And what are some common mistakes that you should be avoiding? This here is the CHS building. So let's get started. Now in my previous video, I have walked you through this timeline. The previous video talked about these two beginning steps. For this video, we'll be talking about the planning and the writing part. And in the future, we'll take up these things. So, planning your tutorial. What all things do we need to do while you are trying to plan? So, plan is what? Plan is an outline. आप एक outline बनाते हैं. इसमें आप सिमिलर आइडियाज़ को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं. अब कैसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें कि आप सिमिलर आइडियाज़ को ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो आप क्रोनोलॉजिकली ग्रुप कर सकते हैं, थीम वाइज कर सकते हैं, या फिर स्कॉलरली डिबेट वाइज, यानी कि जिन ऑथर्स ने सिमिलर चीज़ें बोली हैं उनको एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, वैसे करके आप ग्रुपिंग्स बना सकते हैं. फिर दूसरा आता है स्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर में हमें पता है कि एक इंट्रोडक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और एक कंक्लूजन, ये सारा कुछ बहुत ही क्लियरली नज़र आना चाहिए आपके ट्यूटोरियल में. तो ये तीन पार्ट तो ज़रूरी हैं. आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन वर्ड लिख के ही आगे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है. बट आपका इंट्रोडक्शन दिखना चाहिए कि ये आपका पार्ट था इंट्रोडक्शन का, और फिर आपने बॉडी स्टार्ट करी, और ये आपके वर्ड्स के थ्रू दिखना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस. क्या रेफरेंस करके आप ये प्लान बनाएंगे? तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्टेप में जो हमारा टॉपिक गैदरिंग, रीडिंग्स एंड स्टडी एंड नोट मेकिंग, तो जो ये नोट्स आपने बनाए हैं, जो ये नोट्स अगर आपने बुलेट पॉइंट्स के थ्रू बनाए हैं या फिर आपने सिर्फ अपने रीडिंग्स में हाईलाइट करके बनाया है, उनको आपको रेफ़र करना है वाइल यू आर प्लानिंग योर ट्यूटोरियल. और ये प्लान जो है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल ही रखेंगे, क्योंकि लिखते वक्त भी आपको आइडियाज़ आ सकते हैं जिससे कि आप अपने प्लान में चेंजेस लेके आएंगे. तो ये कोई एकदम फिक्स्ड सा प्लान नहीं होगा, बट एक रफ़ आइडिया, ताकि आप अच्छे से अपना ट्यूटोरियल लिख सकें. फिर आते हैं अब मेन चीज़ जो है राइटिंग पार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? इंट्रोडक्शन. आप चाहें तो लास्ट में भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बट अभी हम बस बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन लिखने की. कब लिखना है वो आपके ऊपर है. बहुत लोग पूरा ट्यूटोरियल लिखने के बाद भी प्रेफर करते हैं कि लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन लिखें, ताकि वो सही से आप उसको जो आपने लिखा है उसको आप इंट्रोड्यूस कर पाएँ. अब इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारे मतलब ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे करने हैं, बट बेसिक एक आइडिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इंक्लूड. तो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक ब्रॉड थीम जो कि उसके बारे में बताता है. फिर कोई भी क्रिटिकल टर्म्स वगैरह है जो कि आपके टॉपिक का पार्ट है, उसको आप चाहे तो आप उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं. फिर आप जो आर्ग्यू करने वाले हैं उसका एक आउटलाइन नज़र आना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, जो कि आपका कोर कंट्रीब्यूशन होने वाला है while you write the body of the tutorial. You can highlight the significance of the question, कि why the question या why the topic is significant. ओके, क्यों वो ज़रूरी है टू द फील्ड ऑफ हिस्ट्री. ये भी एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का.
और आप एक दूसरा काम जो आप और एक काम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, वो है एक स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि आप अपना जो पूरा ट्यूटोरियल है वो आप किस वे में, क्या आप तरीका अपनाने वाले हैं, एक रोड मैप सा भी आप अपने इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं 1-2 लाइन में, कि दिस ट्यूटोरियल विल या दिस ऐसे विल बी स्पीकिंग अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स इन the chronological manner, or it has taken a thematic framework or a comparative structure, ऐसे करके. So you can introduce the structural approach and you can also set the tone of the paper. यानी आप किस वे में लिखने वाले हैं, आप एक एनालिसिस देने वाले हैं या फिर आप एक क्रिटिक देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं. तो सारे करना ज़रूरी नहीं है, बट दीज आर द आइडियाज़, दीज आर द वेज इन विच यू कैन इंट्रोड्यूस योर ट्यूटोरियल विच एवर यू फाइंड मोस्ट सूटेबल. सो कौन कौन से मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, हिस्टोरियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट यानी इस पे ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, अगर वो रेलेवेंट है वहाँ पे, तो यू कैन इंक्लूड दैट. देन कमिंग टू द मेन बॉडी, जो हमारा मेन जो लिखने का काम है ट्यूटोरियल का, उसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं. अब पहला चीज़ है, आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है. आप सेक्शन वाइज कर सकते हो ऑर्गेनाइज. अब ये सेक्शंस किस बेसिस पे आप बनाएंगे, आप थीम वाइज बना सकते हैं, पीरियड वाइज बना सकते हैं, व्यू पॉइंट वाइज बना सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था अगर 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है तो आप उस वे में भी अपने ट्यूटोरियल को सेक्शन बना सकते हैं. मतलब सेक्शन बनाना मतलब पूरे बड़े से बॉडी में अब आप कहीं भी सब हेडिंग्स नहीं डालेंगे तो वो बहुत लेंदी लगता है और रीड करने में आसान नहीं होता है. तो इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड हैबिट कि आप 3 से 4 सब हेडिंग्स अपने ट्यूटोरियल की मेन बॉडी में यूज़ करें. बहुत ज़्यादा भी इसका यूज़ नहीं करना है. एटलीस्ट आप हर सब हेडिंग के अंदर अगर आपके पास लगभग 4 से 5 पैराग्राफ्स नहीं हैं तो वो एक सब हेडिंग देने के लायक वो नहीं है चीज़. एटलीस्ट 4 से 5 पैराग्राफ होने ही चाहिए. फिर आते हैं एविडेंस पे. आप कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस यूज़ करेंगे, इसका आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए. और आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो भी आपने रीडिंग्स पढ़ी है उसमें से आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं, आइडियाज़ उनके, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. आपके ट्यूटोरियल में आपका क्रिटिकल थिंकिंग दिखना चाहिए. आप ऑथर्स की आर्ग्यूमेंट्स पे कंपैरिजन आपको करके दिखाना होगा, कॉन्ट्रास्ट दिखाना होगा, कैसे वो एक दूसरे से अग्री या नहीं अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, उनके ऑल्टरनेटिव व्यूज़, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट अपने व्यूज़ के साथ. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम भी होता है ऑब्वियसली, बट हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये ही है. आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा फोकस आर्ग्यूमेंटेटिव ही होना चाहिए. आपको फैक्ट्स पे ज़्यादा नहीं जाना है. अब आप मास्टर्स लेवल पे आ गए हैं, फैक्ट्स पे अब हम नहीं जाएंगे, अब हम आर्ग्यूमेंट्स पे जाएंगे. फैक्ट्स पे जाना का मतलब क्या होता है, जब आप ज़्यादा ईयर्स वगैरह ज़्यादा मेंशन करने लग जाते हैं, वो सब हमें नहीं करना है. ज़्यादा नाम और ईयर्स और फैक्चुअल चीज़ें बेसिकली जो होती हैं वो ज़्यादा नहीं करना है हमें यूज़. फिर अब और क्या क्या कर सकते हैं हम. अब हम एकेडमिक राइटिंग जो बोलते हैं ना, कि आप कैसे फॉर्मली एक रिसर्च पेपर में कैसे लिखा जाता है, उसका कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ. सो फॉर्मेलिटी, कैसे फॉर्मल लिख सकते हैं. अब आपको पहला चीज़ जो याद रखना है, आपको आई वर्ड यानी आई थिंक और इन माई ओपिनियन ऐसे वर्ड्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं. ये इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन में लिखना. फर्स्ट पर्सन में बिल्कुल भी हमें नहीं लिखना है. हमेशा हमें पैसिव वॉइस ही प्रेफर करना है जहाँ भी हो सके. सो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट, और फिर आगे आप जो भी आर्ग्यू करना चाहते हैं, या एज हिस्टोरियन एक्स कंटेंट्स the evidence suggests that according to the work of author so and so in the view of the author we can argue we नहीं यूज़ करना, it can be argued that and certain scholar argues that, इस टाइप के वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. आई और माई ओपिनियन इस टाइप का नहीं लिखना है.
फिर आते हैं फ्लो पे। आपको पैराग्राफ्स को एक लिंक लगा के रखना है, सारे पैराग्राफ्स लिंक्ड होने चाहिए। इसके लिए भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्दर मोर, इन कॉन्ट्रास्ट, देयरफॉर, मोर ओवर। इस टाइप के वर्ड्स से आप एक लॉजिकल फ्लो बना सकते हैं। कन्वर्सली, नेवरदलेस, हाउएवर, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जब कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो, इस टाइप के वर्ड्स। फिर कोई एग्जाम्पल है तो आप टू इलस्ट्रेट लिख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप इम्पॉर्टेंटली, सिग्निफिकेंटली, नोटेबली, कुछ सिमिलर चीज़ें दिखानी है तो लाइकवाइज, सिमिलरली, इस टाइप के वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ्स कैसे फॉर्म करने हैं। अब पैराग्राफ्स जो है लेंथ वाइज कुछ एक बैलेंस होना चाहिए पैराग्राफ्स में। ये ना हो कि किसी पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस है, किसी में 10 सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़े पैराग्राफ्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। आपको सीखना होगा कि कैसे पैराग्राफ्स को, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से तोड़ना कैसे है, किस रीज़न से आप एक सेपरेट पैराग्राफ बना रहे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं। हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया डिस्कस होना चाहिए। आपको एक ही पैराग्राफ में 2-3 अलग अलग तरह के पॉइंट्स नहीं डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ में कोशिश कीजिए एक आइडिया, उससे ज़्यादा 2 आइडिया से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको बुलेट्स या फिर नंबर्ड लिस्ट, जैसे ये अभी बुलेट्स बना हुआ है ना, ऐसे नहीं लिखना है। बुलेट्स कहीं पे भी नहीं होने चाहिए, आपको पैराग्राफ्स में ही लिखना है जब आप ट्यूटोरियल लिखते हैं। एंड किसी भी आर्ग्यूमेंट को जब आप मेंशन कर रहे हैं तो आपको उसको सिर्फ थोड़ा सा लिख के, ब्रीफली लिख के आगे नहीं बढ़ना है। आपको उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और उसको अच्छे से विथ रीजंस, विथ एविडेंस आपको उसको सपोर्ट करना है। तभी आपका ट्यूटोरियल जो है एक अच्छा ट्यूटोरियल में काउंट हो पाएगा। आप बस लिख के बस पार कर देंगे कि इस ऑथर ने ये लिखा है, समझ आना चाहिए कि आपको खुद भी वो चीज़ समझ आई है, तो आपको अपने वर्ड्स में उस चीज़ों को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं, सिंस आप दूसरे ऑथर्स के वर्क्स को यूज़ करेंगे तो आपको उन सोर्सेज को अपनी राइटिंग में इंटीग्रेट करना है। इसको करने का भी तरीका होता है। अब आप जब भी किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को आप जब पहली बार मेंशन करेंगे अपने पूरे ट्यूटोरियल में, तो आपको उनको फुल नेम्स उनके यूज़ करने हैं। फिर सेकंड टाइम जब आप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बंदे का नाम है XYZ ABC, ये उसका नाम है, तो आपने फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया तो पूरा नाम यूज़ करेंगे उसका। सेकंड टाइम से आप सिर्फ ABC लिख सकते हैं, ABC ने ऐसा ऐसा बोला है या जो भी, ठीक है। फिर साइटेशन डिटेल्स, आपको फुल टाइटल्स एंड पब्लिकेशन डिटेल्स देने हैं फर्स्ट साइटेशन में। जब आप पहली बार फुट नोट्स वगैरह बनाएंगे, फुट नोट्स और बिब्लियोग्राफी के बारे में आई विल टॉक इन डिटेल इन माय फ्यूचर वीडियोस। एंड उसके बाद फर्स्ट साइटेशन में यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फुल लिखना होगा, और आगे की जो फुट नोटिंग होगी उसमें आप शॉर्ट एंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फिर कोटेशन पे आते हैं। अब कोटेशन जब यूज़ करेंगे तो कोटेशन का क्या मतलब होता है? कोटेशन का मतलब जब आप एज इट इज़, मान लीजिए किसी ऑथर ने ABCD XYZ ऐसे करके लिख रखा है कुछ, तो ये जब आप एग्जैक्ट ये चीज़ उठाते हैं तो इसको बोलते हैं कोटेशंस, ठीक है। तो जब आप कोटेशन उठाते हैं तो ये एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा ही उठा के लिखना है। आपको इसमें ना स्पेसिंग चेंज करनी है, ना स्पेलिंग चेंज करना है, ना पंक्चुएशन चेंज करना है, कुछ भी ये सब चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और जब आप बहुत बड़ा कोई कोटेशन उठाते हैं, जैसे ये मैंने दिखाया ना, अगर इसमें 45 वर्ड्स से ज़्यादा होंगे तो उसको आपको एक अलग ब्लॉक में बनाना होगा, यानी कि एक सेपरेट सा वो पैराग्राफ की तरह दिखना चाहिए, ठीक है। और वो विदाउट कोटेशन मार्क्स होगा, और ये अलग से आपके मतलब पूरे टेक्स्ट में, मान लीजिए आप ऐसे ऐसे लिख रहे हैं तो ये एक अलग से दिखना चाहिए कि, क्योंकि ये लंबा कोटेशन है तो ये एक अलग से इसका पैराग्राफ बनेगा। इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से और डिटेल में जानने के लिए आपको CHS की जो स्टाइल शीट है उसको रेफ़र करना होगा। ये आपको CHS की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, और आप गूगल पे ही लिखेंगे CHS स्टाइल शीट तो आ जाएगा। इस शीट को और आपको डिटेल में जाना होगा। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें ही कवर की हैं, इस स्टाइल शीट में और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उसको आपको अच्छे से समझ के करना होगा काम, क्योंकि यही आपके सारे रिसर्च का बेसिस बनेगा जब आप CHS में अपना करेंगे काम।
अब कंक्लूजन जब लिखते हैं तब क्या क्या चीज़ें हम कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा, कंक्लूजन में कभी भी कोई भी न्यू पॉइंट्स नहीं ऐड करने हैं, नो न्यू पॉइंट्स। जो भी आपने पहले से डिस्कस किया हुआ है उन पे ही बात होगी कंक्लूजन में, कोई नया चीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप क्या क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, उसके भी आइडियाज़ हैं। आप समरी दे सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स का। देखो यहाँ पे लिखा है अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू मटेरियल, सो यू कैन गिव अ समरी ऑफ द की आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइंडिंग्स। आप अपना जो आपने चीज़ लिखा है उसको आप रीआइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन कंक्लूजन दिस स्टडी हैज़ शोन दैट, तो आप एक क्विक समरी दे सकते हैं, अपना थीसिस को वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वे में समराइज़ कर सकते हैं। और आप ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस भी नोट डाउन कर सकते हैं। ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस मतलब जैसे कोई लॉन्ग टर्म उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है या आगे चल के उसका क्या होगा, ये तो फ्यूचरिस्टिक सा हो गया। उसकी रेलेवेंस क्या हो सकती है हिस्टोरियोग्राफी में, ठीक है। किसी और एरिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप की चीज़ें, या फिर फर्दर रिसर्च में वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड एक फाइनल स्टेटमेंट आप दे के कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कंक्लूजन में यू कैन दीज आर द लाइक रफ आइडिया आपको मैं दे रही हूँ कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं फॉर अ गुड कंक्लूजन। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट बिब्लियोग्राफी एंड फुटनोट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिला के आपका रेफरेंसिंग बनते हैं। So I'll be talking about that, and I'll also try to maybe include some points about the CHS style sheet. So that's it for now. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe. Share it with your classmates. This is especially an appeal to the CHS students. If you are watching this video, share it with your classmates so that they also find this video useful. Yes, so thank you so much.